नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है। Q4 नतीजों में कौन पास हुआ और कौन फेल, नतीजों का पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही नतीजों के दम पर किन शेयरों में कमाई के मौके बन रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और रिजल्ट सीजन पर हमारी खास पेशकश तिमाही नतीजों का तर्कश पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो नतीजों के विश्लेषण में हमने ट्रैफिक सिग्नल थीम पर अच्छे नतीजों के लिए ग्रीन, मिले जुले नतीजों के लिए येलो और कमजोर नतीजों के लिए रेड कलर की थीम को चुना है। शो में हमारे दो खास मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिचकर, और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन तमाम सेक्टर्स को और उन सेक्टर्स में स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि चौथी तिमाही में कहां पर नतीजे बेहतर हुए हैं, कहां पर चिंताएं बरकरार हैं और कहां पर हालात में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। तो चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले आज चुने गए 5 सेक्टर पर शानदार रिसर्च लेकर, पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर पूरा उसका हमने चीर फाड़ किया है और आपके लिए बेहतरीन रिसर्च किया है हमारे 5 सहयोगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर सौमित सरकार, आईटी सेक्टर पर रिसर्च लेकर अनीशा, एफएमसीजी पर विनी मोतीवाला और सीमेंट सेक्टर का दम बताने के लिए मानसी दवे और न्यू एज टेक कंपनियों का हाल बताने के लिए शरद दुबे जुड़ गए हैं। तो वन बाय वन हम सभी सेक्टर को समझेंगे, लेकिन एक सेक्टर जो मॉनसून से इंपैक्टेड होता है, काफी हद तक हम देखते हैं कि मॉनसून का काफी ज्यादा उसमें इंपैक्ट आता है, वो है एफएमसीजी का। एफएमसीजी के नंबर्स कैसे आए, मॉनसून के ठीक पहले क्या वहां पर स्थितियां बदल रही हैं, क्या ग्रामीण इलाकों की डिमांड को लेकर जो चिंताएं थी, जो एक आशंका के बादल थे, क्या वो दूर हो रहे हैं, ये समझेंगे। पहले विनी आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की। पहले आप बताइए एफएमसीजी नंबर्स कैसे हैं, पहले ये बताइए, और जो मेजर जो कंसर्न्स थे क्या वो दूर हो गए हैं, एक नई तेजी के लिए पूरी तरह से सेटअप तैयार है एफएमसीजी? तो बिल्कुल कंजम्पशन एफएमसीजी की स्पेस की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर में ओवरऑल ये टाइम देखें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हुए थे। डिमांड आउटलुक भी मिक्स्ड रह रहा है जो कमेंट्री में आ रहा है, क्योंकि डाइवर्ज परफॉर्मेंस थी अक्रॉस कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज जो स्टेपल कैटेगरीज है उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में थोड़ी मिस आई हुई है काफ़ी सारी कंपनियों से। तो पहले स्टेपल्स ग्रोथ अच्छी थी, एक्सपेक्टेड इन लाइन विथ था परफॉर्मेंस ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का भी। और मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में थोड़ी कंपनियों में अच्छी सरप्राइज भी आई हुई थी, मार्जिन्स अभी रिवाइव हो रहे हैं, तो यस ये एक फैक्टर है। पर डिस्क्रिशनरी साइड पे देखें तो वहाँ पे थोड़ी डाइवर्जेंट परफॉर्मेंस आ रही हुई थी। तो देखें तो ओवरऑल जैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर्स, गोदरेज कंज्यूमर्स से, पर एचयूएल डाबर वहाँ पे मिस आ चुकी थी कंपनी के अर्निंग्स में और स्ट्रीट की एस्टिमेट्स के हिसाब से। मेनली पॉजिटिव्स जो चल रहे हैं ये टाइम एफएमसीजी और कंज्यूमर स्पेस के लिए तो ये है कि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं, इसकी वजह से मार्जिन्स को सपोर्ट कर रहा है। तो ग्रॉस मार्जिन्स और एबिटा मार्जिन्स दोनों में रिकवरी दिखी थी सिक्वेंशली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी कंपनियों के लिए भी। रूरल ग्रोथ जो काफ़ी सबड्यूड था, अभी कमेंट्री ऐसे आ रही है कि थोड़ी ग्रीन शूट्स दिख रही है, थोड़ी रिकवरी वहाँ पे भी दिख रही है, तो ये एक पॉजिटिव बन जाता है कंजम्पशन स्पेस के लिए। ब्रिटानिया, नेस्ले, टाइटन, वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी हुई थी। पेंट्स में पिडिलाइट की परफॉर्मेंस रेजिलियंट थी, जहाँ पे मार्जिन रिकवरी भी, शार्प ग्रॉस मार्जिन रिकवरी भी दिख रही थी। नेगेटिव्स देखें तो जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया था कि क्यूएसआर नेम्स, डिस्क्रिशनरी नेम्स, वहाँ पे वीकनेस दिख रही थी। क्यूएसआर में स्पेसिफिकली जो पिज्ज़ा साइड की कंपनियां हैं उनको ज़्यादा प्रेशर दिखी, एसएसएसजी ग्रोथ ज़्यादा गिर गया। वेस्टलाइफ फूड डेवलपमेंट वर्ल्ड या वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड जैसे अभी उनका नया नाम है, तो वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड की काफ़ी अच्छी एसएसएसजी ग्रोथ थी, बेस्ट इन क्यूएसआर स्पेस की ग्रोथ वेस्टलाइफ में थी। उसके अलावा डाबर ने ये भी हाईलाइट किया हुआ था कि कंज्यूमर स्टेपल में डाबर ने हाईलाइट किया कि अफोर्डेबल पैक्स पे डाउन ट्रेडिंग है, वहाँ पे जा रहे हैं कंज्यूमर ज़्यादा क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी आ रही है। और एफएमसीजी ओवरऑल कंपनीज ने हाईलाइट भी किया था कि मे बी थोड़ा डिमांड वीक था, पर मेनली ये वीकनेस आ रही थी रूरल एरिया पे, पर यहाँ पे अभी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मिक्स्ड नंबर्स आए हुए हैं एफएमसीजी से, ग्रीन शूट्स में रिकवरी दिख रही है रूरल में स्पेशली। ठीक है, तो ग्रामीण मांग को लेकर जो चिंताएं थी काफी हद तक वो दूर होती दिखी हैं और कंपनियों की एक सुर में कमेंट्री आई है
कि ग्रामीण इलाकों से मांग निकल के आ रही है, वहां पर ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। तो क्या ग्रीन शूट्स, क्या ग्रीन सिग्नल की तरफ इशारा कर रहे हैं साफ तौर पर? हमारे दोनों एक्सपर्ट विनीत बॉलिंजकर और सनी अग्रवाल जुड़ गए हैं। विनीत जी, सनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी स्वदेश पर, इस खास शो में जिसका नाम है तिमाही नतीजों का तर्कश। और हम हर सेक्टर से एक एक उस तर्कश में से एक एक ऐसे तीर निकाल के लाएंगे जो सटीक निशाने पर लगे और पोर्टफोलियो की पूरी रोशनी को बढ़ा दे। विनीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अब एफएमसीजी की हम चर्चा कर रहे थे विनी के साथ, और विनी ने यह बताया कि थोड़े मोड़े कंसर्न्स हैं, बट इन लार्ज नतीजे ठीक ठाक ही आए हैं। और अच्छी चीज़ यह है कि ग्रामीण मांग को लेकर जो चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं दूर होती दिख रही है। क्योंकि अब मानसून पर नजर है, कुछ दिनों में मानसून दस्तक दे ही देगा देश में। हालांकि प्री मानसून शावर्स हो ही रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि एफएमसीजी वहां पर जो हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी थी, थोड़ी सी रूरल डिमांड को लेकर चिंताएं थी, वो दूर होना एक बढ़िया संकेत है? और अगर हाँ, तो वो कौन सी कंपनियां हैं जहां पर Q4 के नतीजों के बाद अब बेहतर मौके दिख रहे हैं? विनीत जी, शायद आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए। हमें लगता है कि काफी रिकवरी आ चुकी है इन एफएमसीजी स्टॉक्स, एंड यहाँ से आपको अपवर्ड ग्रोथ ही दिखेगा। डिमांड ट्रेंड्स बहुत ही स्ट्रांग है। रूरल इंडिया में इलेक्शन ईयर है, मनी विल बी फ्लोइंग लाइक वाटर, एंड उसका हम देखेंगे इम्प्रूव बाइंग में। एंड देखेंगे आप, ओवर अर्बन रूरल इज ग्रोइंग फास्टर। सो ये ट्रेंड हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म इंटैक्ट रहने वाला है, और ये काफी अच्छी संवेदना देता है आगे जाके। हमें ये सेक्टर में गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है। हमें लगता है कि इसकी जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंडोनेशिया, आप अफ्रीका, यूएस और इंडिया में देखेंगे तो आपको डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, और आपको जो एबिटा ग्रोथ है आपको हाई टीन्स में आएगी, एंड कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग रहने वाला है। कॉस्ट रैशनलाइजेशन काफी अच्छा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बिलो द रेडार रहा है काफी टाइम तक, और अभी इसका टाइम आ चुका है तेजी से बढ़ने की। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर पर भरोसा है, लेकिन सनी, आपसे जरा राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, ये शेयर रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर टिक रहे हैं, वहाँ से फिसल नहीं रहे बहुत ज़्यादा। थोड़ी मोड़ी करेक्शन हो सकती है। आपको अगर मैं चुनने को बोलूँ अगर इस सेगमेंट में, तो क्या आप इन्हीं बड़े दिग्गजों के साथ जाएंगे, या फिर Q4 के बाद थोड़ा सा आपका व्यू परिवर्तित हो रहा है, कुछ और अच्छे मौके इमर्ज हो रहे हैं पूरे एफएमसीजी बास्केट में? या तो डेफिनेटली एफएमसीजी में जो एक चीज काफी पॉजिटिव पैन आउट हो रही है एंटायर एफएमसीजी सेक्टर के लिए, वो है मार्जिन एक्सपेंशन। तो हमने देखा कि जून और सितंबर क्वार्टर में कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट जो थी वो पिक आउट हुई, और अब उसका जो करेक्शन हुआ है इनपुट प्राइसेस में, उसका बेनिफिट अब हमें मार्जिन के फॉर्म में 4Q में भी देखने मिला, और आगे जाके भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा FY24 में। हैविंग सेड दैट, कॉस्ट साइड का जो है वो केयर ले लिया गया है। अब रही डिमांड की साइड, तो डिमांड साइड में डेफिनेटली जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण इलाके में कहीं ना कहीं ग्रीन शूट दिख रहे हैं, अर्बन एनीवे इज डूइंग वेल। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल सिनारियो पॉजिटिव है एफएमसीजी सेक्टर के एंगल से। और अगर मेरा में अगर पिक करना है जो कि स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन के पर्सपेक्टिव, तो मेरा पिक रहेगा टाटा कंज्यूमर। तो डेफिनेटली इसमें 2-3 ट्रिगर है टाटा कंज्यूमर में। उसका जो बेवरेजेस बिजनेस है, एनीवे वो मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, टाटा कंज्यूमर। सेकंड थिंग, स्टारबक्स एज बिकम अ डिफरेंट साइज कंपनी, बिजनेस काफी बड़ा हो चुका है, उसमें काफी एक हेल्दी ग्रोथ हमें देख रहे हैं। और एक तीसरा इसमें जो किकर है पूरे कंपनी में, वो है फूड बिजनेस। तो फूड बिजनेस आगे जाके इसमें काफी बड़ा पाई हो जाएगा, दैट विल लीड टू द डेल्टा इन द अर्निंग ग्रोथ। तो टाटा कंज्यूमर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए 950 के टारगेट से। इट्स अ ग्रेजुअल बाय, ऐसा नहीं है कि आपको आज जा करके ही सब ले लेना है। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए। एफएमसीजी स्टोरी ग्रेजुअली पैन आउट होती है, 12 से 15% का केगर रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली जब भी डीप होता है मार्केट, इसको ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, 800 रुपए के आसपास के भाव है टाटा कंज्यूमर के, और आपको खरीदना है ये शेयर। धीरे धीरे करके 950 रुपए तक के टारगेट्स इसमें सनी को लिखते हैं। लेकिन चूंकि एफएमसीजी मार्जिन की बात की सनी ने, एक और सेक्टर है जहां पर हमने मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखे, थोड़ी सी दिक्कतें थी मार्जिन को लेकर। हम बात करें आईटी की, जिसे डिफेंसिव कहा जाता है, लेकिन जो डिफेंस की जो ढाल थी वो पिछले साल थोड़ी सी कमजोर रही बाजार के लिए, बहुत सुरक्षा नहीं दे पाया आईटी। क्या 2023 जो साल चल रहा है,
यानी FY24 ये चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसमें अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। नतीजे क्या कह रहे हैं Q4 की आईटी में? क्योंकि हम देख रहे थे कि मिड कैप में और परफॉर्मेंस आ रही थी, KPIT टेक देख लीजिए, सैंड देख लीजिए, कुछ और स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन लार्ज कैप जो न सिर्फ बाजार के बैरोमीटर हैं बल्कि इकोनॉमी के भी बैरोमीटर के तौर पर काम करते हैं, वहां से अच्छे संकेत आए नहीं थे। नतीजे क्या कह रहे हैं? नतीजों के बाद क्या कुछ चीजें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं? ये बताने के लिए अनीशा हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीशा, बताइए आईटी सेक्टर के नतीजे कैसे रहे? अब क्या ये सही होगा कि हम मिड कैप को अलग करके देखें, लार्ज कैप को अलग करके देखें? वेल, आईटी सेक्टर के Q4 नतीजे लार्जली एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही आए हैं, बिकॉज स्ट्रीट मान के चल रहा था थोड़ा वीक क्वार्टर रहेगा और वैसा ही नंबर्स आए हैं Q4 से। जो एक ट्रेंड उभर के आ रहा है वो ये है कि मिड कैप कंपनीज़ का परफॉर्मेंस लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। हमने देखा था एक बहुत बड़ा मिस आया था इन्फोसिस से, जिसके चलते स्टॉक ऑलमोस्ट 10 से 15% नीचे था। इन्फोसिस का गाइडेंस भी नेक्स्ट ईयर के लिए सिर्फ 4 से 7% ग्रोथ का था, तो डबल डिजिट ग्रोथ अब कोई भी एनालिस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लार्ज कैप कंपनी से। इसके मुकाबले अगर मिड कैप कंपनीज के देखें तो वो स्टिल 25 से 30% ग्रोथ का बात कर रहे हैं। काफ़ी कंपनी ने बोला है कि डबल डिजिट ग्रोथ रैली कंटिन्यू होगा, तो वो एक बड़ा ट्रेंड उभर कर आ रहा है। सेकेंडली जो हमने देखा है, जो कमेंट्री रही है कंपनी से, वो थोड़ी वीक और कॉशियस रही हैं, क्योंकि वो जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है वो कम हो रहा है। हालांकि क्वार्टर में हमने जो डील बुकिंग्स है वो अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है Q4 में, बट लोग अनुमान कर रहे हैं कि Q1 Q2 में हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट डील बुकिंग्स पे, बट एटलीस्ट Q4 के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तीसरा जो बड़ा ट्रेंड है वो हेडकाउंट का है। काफ़ी बड़ा डिप देखा था हमने हेडकाउंट एडिशन में सारी कंपनीज़ में। मोस्टली येस मिड कैप की 1-2 कंपनी में एडिशन था, बट अगर लार्ज कैप देखें तो काफ़ी कंपनियों का डिक्लाइन ही था। और एटलीस्ट कमेंट्री FY24 के लिए ये सजेस्ट कर रहा है कि जो हायरिंग होती है फ्रेशर की वो काफ़ी लो रहेगी, बिकॉज डिमांड का अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम रिकवरी देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ओवरऑल इसके चलते हमने देखा वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो गए थे आईटी कंपनी के। जो हिस्टोरिकल एवरेजेस थे उसके काफ़ी क्लोज आ गया था, बट अभी थोड़ा मोमेंटम अपसाइड पे आया है। मे बी बॉटम बन गया है आईटी का, यही एनालिस्ट अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉटम बन गया है शायद आईटी का। और आईटी में बात कर रहे हैं दिग्गजों की। हालांकि अगर आप टीसीएस के, इन्फोसिस के साल भर के रिटर्न देखेंगे तो आपको वो देखकर निराशा होगी। एचसीएल टेक में जरूर आपको साल भर में 10% रिटर्न दिखेंगे, लेकिन मिडकैप की तस्वीर अच्छी रही है। तो ये नतीजों को लेकर ये पूरा जो समरी है अनीशा ने सामने रख दी है। विनीत जी, आईटी चूंकि एक बहुत फैनफेयर के साथ उसको देखा जाता है, काफ़ी लोग उस पर नज़र बना के रखते हैं। आप ये बताइए कि आईटी में क्या आपको भी लगता है कि जो एक कह सकते हैं कि जो एक बुरा दौर था, क्या वो पीछे छूट गया है? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या अब नए सिरे से नई उत्साह के साथ आईटी को खरीदने का वक्त है? आपको ऐसा लगता है क्या? और अगर हाँ, तो क्या मिड कैप पर ही भरोसा आप जताएंगे या फिर अब लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा सोच को शिफ्ट करने का समय आ गया है? नहीं, हमें लगता है कि मिड कैप में काफी आउट परफॉर्मेंस हो चुकी है। दूसरा चीज है कि एक्सपेक्टेशंस मार्केट की काफी लो है, जैसे आपके पत्रकार ने बताया। और हमें लगता है कि इन्फोसिस में काफी पिटाई हो चुकी है, स्टॉक नीचे आ चुका है। और यहाँ से जो कंपनी ने गाइडेंस दी है 4 to 7% रेंज में, हमें लगता है कि ये रेंज वो आराम से अचीव कर सकता है। और अगर ये रेंज मिड पॉइंट की, जैसे मिड पॉइंट से ग्रो करे 5.5-6% से, तो हमें लगता है कि इजीली ओवर द नेक्स्ट 2 years ये डबल डिजिट ग्रोथ वापस पकड़ सकता है। और उसके बाद में स्टॉक आप ये स्टॉक अभी ग्रेजुअली सिप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा आउटलुक नेगेटिव है। मेरा आउटलुक सेक्टर पे भी काफी नेगेटिव है, पर मुझे लगता है कि लार्ज कैप इज बेटर देन मिड कैप नाउ, बिकॉज आउट परफॉर्मेंस हो चुका है। और हमें लगता है कि इन्फोसिस के एबिटा मार्जिन्स बॉटम आउट हो चुके हैं, एबिट मार्जिन्स। और यहाँ से कंपनी ने अच्छी गाइडेंस दी है डिस्पाइट आउटलुक। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आप ले सकते हैं, बट फॉर बाइंग ग्रेजुअली, बाय ऑन डिप्स एंड एग्रेसिव होने की दरकार नहीं। ठीक है, दिग्गजों पर भरोसा जता रहे हैं विनीत सनी। एक व्यू आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि
आईटी को हम कह सकते हैं कि थोड़ी बुरी खबरों के चलते ये सेक्टर फोकस में रहा और लीज ऑफ देखने को मिले, तमाम कंपनी की तरफ से छटनी देखी, कई बार ऑफर लेटर दे दिए गए, ऑफर लेटर रोल बैक कर लिए गए, ये तमाम चीज़ें रहीं और बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से रहीं। लेकिन अब चीज़ें चूँकि स्थिर हो रही हैं, तो आपको अगर चुनना हो, मान लीजिए मिड कैप से एक विकल्प आपको देना हो और एक विकल्प अगर लार्ज कैप से देना हो, आपके तरफ से कौन से शेयर होंगे दो ये? या तो डेफिनेटली मेरा लार्ज कैप में पिक रहेगा एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक में हमने देखा है कि हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए, इनके जो पीयर कंपनी थे जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, वैसे वैल्यूएशन कभी मिल नहीं पाए थे। अगर हम फोर्थ क्वार्टर के नंबर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि इसमें रीरेटिंग का पोटेंशियल बनता हुआ दिख रहा है एचसीएल टेक में। अगर एक या दो क्वार्टर और बेहतर नंबर अगर एचसीएल टेक देता है तो डेफिनेटली यहाँ एक रीरेटिंग का एक मौका बनेगा और ये ग्रेजुअली 1300-1400 की ओर चल पड़ेगा ये स्टॉक। और मेरा दूसरा पिक रहेगा विद इन द मिड कैप साइंट। अगेन एक क्वेश्चन में नोट देना चाहूंगा कि स्टॉक काफी चल चुका है नीचे से, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सेक्टर का जो एक्सपोजर है वो स्टॉक प्राइस में पैन आउट हो चुकी है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डीप रहेगा साइंट। जब भी ये कहीं करेक्शन में हमें मिलता है 1100-1200 के आसपास, इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 1500 रुपीज। साइंट को खरीदना एक साल के लिए लक्ष्य होगा 1500 रुपए का। और एचसीएल टेक दूसरा शेयर है जहां पर महीने भर से तेजी हम देख भी रहे हैं, शेयर में 7-8% ये शेयर चल गया है और अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास ये फिर से आके ट्रेड कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये पसंद है सनी को। तो ये टेक्नोलॉजी की बात हो गई, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पिछले 4-5 सालों में न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां भी आई हैं, हालांकि निराश किया है। पेटीएम हो गए, नायका हो गए, तमाम ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इनको कहा जाता है कि नए ज़माने की टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ये। लेकिन उनका हाल क्या है, क्योंकि निवेशक तो काफ़ी परेशान हुए हैं, काफ़ी निराश हुए हैं और कहीं ना कहीं दिल टूटा है। लेकिन क्या ये टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है फिर से? नतीजे इसके संकेत दे रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज के इनके नतीजे कैसे रहे? जी बिल्कुल, जो है टेक कंपनी से जो है थोड़ी सी जो है चेंजेस आए हैं, लेकिन जो न्यू एज टेक कंपनीज है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। और हाँ, उनके आईपीओ प्राइसेस से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है करेक्शन देखने मिला है और कुछ तो अभी भी आईपीओ प्राइस के लेवल्स को टच नहीं किए हैं, लेकिन जो है उनकी कमेंट्रीज जो है उसमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। पिछले 1 या 2 क्वार्टर से जो है पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी के जो है स्टेटमेंट्स आने लगे। लेकिन अब रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे पेटीएम, जोमैटो, पीबी फिनटेक तीनों ही कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो अबव एस्टिमेट्स आए थे, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर देखने मिले थे और शानदार नतीजे दिखने मिले थे। डिलीवरी की अगर बात करें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स था, जहाँ पे बॉटम लाइन नंबर्स जो है एनालिस्ट एस्टिमेट के ऊपर आया था। और एक जो स्टॉक है वो है नायका, वहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे, स्पेशली उनके टॉप लाइन नंबर्स पे जो है कंजम्पशन का डिमांड का इम्पैक्ट आया था। लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंटर्स हैं जो न्यू एज टेक पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जोमैटो जो है अपनी बिजनेस को, अगर क्विक कॉमर्स के बिजनेस को हटा दे तो एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव था फोर्थ क्वार्टर में। और पीबी फिनटेक का जो कोर बिजनेस है उसका भी एडजस्टेड एबिटा जो है पॉजिटिव 64 करोड़ रुपीस में आया। और डिलीवरी सबसे पहली बार लिस्टिंग के जो है पॉजिटिव एबिटा मार्जिन आया है। तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे ही पूरा फोकस था इस बार। और जो है एक अच्छी मूवमेंट मोस्ट ऑफ द आपके न्यू एज टेक स्टॉक्स में देखने मिली, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं। ऑफकोर्स जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है, जो स्लो डाउन है, वो कंजम्पशन के कारण जो है टॉप लाइन नंबर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एक्विजिशंस भी बहुत सारे ये न्यू एज टेक कंपनीज करती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है या रिटर्न रेशियोज होते हैं उस पर दबाव देखने मिलता है, तो यील्ड्स में भी प्रेशर आता है। और आखिर में जो है एग्जिट्स भी बहुत हो रहे हैं। और जो है अभिषेक आपने कहा था कि आईटी स्पेस में तो ले ऑफ्स हो रहा है, आपके न्यू एज टेक स्पेस में, स्टार्टअप्स में, यहाँ पे भी ले ऑफ्स देखने मिल रही है, कॉस्ट कटिंग हो रही है। और ओवरऑल जो है सीनियर लेवल मैनेजमेंट में भी मूवमेंट्स देखने मिल रही है, जहाँ पे रेजिग्नेशंस आ रही हैं, तो वहाँ पे भी एट्रिशन जो है बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो न्यू एज कंपनियां यहाँ पर शरद बता रहे हैं कि थोड़ा सा कॉस्ट को लेके थोड़ी सी संवेदनशील हो गई कंपनियां, क्योंकि ये कहा जाता था कि पानी की तरह स्टार्टअप से पैसे बहाते हैं और उसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। लेकिन हाल फिलहाल जो कमेंट्रीज आई हैं वो ठीक ठाक आई हैं। ऊपरी स्तर पर जो निवेशक फंसे हैं, वो जो शुरुआत वाले निवेशक होंगे वो निश्चित तौर पर अगर निकले नहीं हुए तो फंसे महसूस कर रहे होंगे, लेकिन लोअर लेवल पर सही में स्ट्रेंथ दिख सी रही है। विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जोमैटो की बात कर लें, पेटीएम की बात कर लें, पीबी फिनटेक की बात कर लें, ऊपरी स्तर से तो काफ़ी नीचे दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जिस तरह से उनकी बात हो रही है कि मुनाफे में आने की कोशिश कर रहे हैं, कैश फ्लो जनरेशन पर कंपनियां अब गंभीरता से विचार कर रही हैं। आपको लगता है कि अगर किसी को नया निवेश करना हो तो ये सेक्टर भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अवसर दे रहा है? देखिए, काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज है। ये जो न्यू एज कंपनीज है
हमें लगता है कि ये 3 कंपनी जो जोमेटो, पेटीएम और पीपी फिनटेक है, वो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। इनके बिजनेस मॉडल्स हाई ग्रोथ आ सकती है, इनके प्राइसेस गिर चुके हैं और यहाँ पे निवेश करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग टाइम है। इसमें हमें पेटीएम हमारा टॉपिक है। पेटीएम में हमें लगता है कि अगर आप देखोगे 4 क्वार्टर से जो कॉस्ट एलिमेंट है वो कंसिस्टेंटली फ्लैट रहा है, तो काफी ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है। इनके चारों वर्टिकल्स है वो फायर कर रहे हैं। आप मंथली यूजर्स देखिए, आप साउंड बॉक्स देखिए, या आप उनके क्लाउड एंड अदर बिजनेसेस, मर्चेंट एक्विजिशन, या उनके जो यूपीआई रिलेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो सारे बढ़ रहे हैं। क्रेडिट भी अच्छी तरह से ग्रोथ आ रही है, कैलिब्रेटेड अप्रोच है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी वो स्टेज पे पहुंच चुका है जहां से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि पेटीएम विल बिकम अ टॉप पिक इन दिस सेक्टर। ठीक है, पेटीएम टॉप पिक रहेगा। अब 3 स्टॉक्स पे तो विनीत ने राय दे दी। सनी, आप जरा ना नायका पर व्यू दीजिए। नायका जिनके पास से ऊपरी स्तरों के, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या नायका में आपको लगता है कि ग्रोथ आ सकती है? कोई संकेत इसके हैं या फिर वहां पर थोड़ी सी स्थिति खराब है? बेसिकली नायका में अगर हम देखें तो 2 बिजनेसेस है, एक है पर्सनल एंड ब्यूटी केयर और एक है उसका फैशन बिजनेस। तो कहीं ना कहीं फैशन बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था और उसमें कहीं इतना अच्छा ट्रैक्शन देखने नहीं मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो पर्सनल एंड ब्यूटी केयर बिजनेस है दैट इज डूइंग वेरी वेल। कंपनी ईबिटा लेवल पे पॉजिटिव भी हो चुकी है। बट अब इसमें नायका में ओनली इशू इज की जो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, उसके कारण कहीं एक मार्केट में एक न्यूज भी थी कि रिलायंस ग्रुप ये सेगमेंट में एंटर करेगा। तो उसके कारण कहीं ना कहीं एक डायलेमा है स्ट्रीट को कि ये स्टॉक का जो प्रॉफिटेबिलिटी पूल है, प्रॉफिट पूल है, वो कहीं ना कहीं कंपटीटर लेके न चले जाए। बट हैविंग सेड दैट, अल्टीमेटली इट्स अ वेरी सॉलिड बिजनेस, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट किया है, काफी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर, तो इसको ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जैसे जैसे हर क्वार्टर में इसके नंबर बेहतर होते जाएंगे, यू कैन डू अप एवरेजिंग, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी इसमें। एक एंड साल के लिए अगेन प्राइस टारगेट इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म 150 रुपीज रहेगा। ठीक है, 1 साल के लिए टारगेट होगा 150 रुपए का। अब जरा फोकस करेंगे सीमेंट पर, क्योंकि सीमेंट के लिए कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ चिंताएं बरकरार हैं। अच्छी चीज ये है कि इनकी जिस तरह से क्रूड नीचे है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ी घटने की उम्मीद है, वो एक अच्छी चीज हुई है। इस साल इंफ्रा पर काफी फोकस रहेगा सरकार का, प्री इलेक्शन ईयर है, ये अच्छी चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ने के चलते वो दाम नहीं बढ़ा पा रही है, ये एक टेंशन जरूर है। नंबर्स कैसे हैं बताने के लिए मानसी हमारे साथ हैं। पहले मानसी आप नंबर्स बताइए, फिर इस पर अपने एक्सपर्ट्स की व्यू लेंगे हम। सीमेंट सेक्टर के लिए ओवरऑल आउटलुक तो मजबूत है, क्योंकि ज़्यादातर सीमेंट प्लेयर्स के नतीजे जो हैं वो अच्छे आते हुए दिखें, या फिर इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स। 1 या 2 सीमेंट मेजर्स को अगर छोड़ देंगे, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट और साथ ही रैमको सीमेंट जैसी कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए, जहाँ की जेके लक्ष्मी सीमेंट के मिले जुले नतीजे थे, वहीं अल्ट्राटेक और एसीसी की तरफ से कमजोर नतीजे देखने को मिले। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज़ है जिसने सीमेंट सेक्टर को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, एक तो डिमांड एनवायरनमेंट जो कि काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहा, और साथ ही इनके खर्चों में लगातार कमी है। इनपुट कॉस्ट जो हम लगातार कहते हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हम लगातार कहते हैं, उनमें जो कटौती या कमी आती हुई दिखी, वो सीमेंट प्लेयर्स के लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल साबित होती हुई दिखी। रॉ मटेरियल प्राइसेस लगातार मॉडरेट हुए, इंटरनेशनल कोल और पेटकोक प्राइसेस में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि सीमेंट क्षेत्र के लिए काफ़ी मजबूत फैक्टर साबित होता है। इसके अलावा कॉस्ट ट्रेंड की अगर बात करें, ये लगातार काफ़ी हद तक स्पेस के लिए फेवरेबल है। और इसके अलावा अगर आप ठीक है मानसी, आपको ना रोकेंगे, थोड़े से समय की कमी है, फटाफट एक सेक्टर और कवर करेंगे। इसके पहले जरा ना सीमेंट पर व्यू लेते हैं। विनीत जी, आप कोई कमेंट चाहेंगे आपके सीमेंट पर? आपको नंबर्स कैसे लगे, नतीजे संकेत कैसे मिल रहे हैं, और इसमें आपकी टॉपिक क्या होगी? देखिए, हमारा टॉपिक एसीसी है और हमें लगता है कि एसीसी में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, कारण कंपनी ने काफी एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए हैं। एंड हमें लगता है कि यहाँ से आपका जो 550 रुपये EBITDA पर टन है, ये बढ़कर आपका 800-900 तक पहुंच सकता है, विच विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस कंपनी। लेगेसी इश्यूज है कॉस्ट को लेके, और जो नए 2 कैपेसिटीज आ रहे हैं, हमें लगता है कि उसका कंट्रीब्यूशन जब आ जाएगा तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, उसकी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक आपको काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। एसीसी 2130 का लक्ष्य 1 साल के लिए। और आखिर में उस सेगमेंट की बात करेंगे जो निफ्टी को भी सपोर्ट करता है
और देश की स्थिति कैसी है, इकोनॉमी कैसी कर रही है, उसका बहुत ही सॉलिड बैरोमीटर है, वो है बैंकिंग का। बैंकिंग में देखने की बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ दोनों में हम अच्छे नंबर्स आते हुए हम देख रहे हैं। अच्छी चीज़ें हो रही है, एसेट क्वालिटी लगातार बैंकों की बेहतर हो रही है, प्रोविजन में कमी हो रही है, क्योंकि ये पुराने वाले खाते जब निकल रहे हैं, जैसे जैसे बैलेंस शीट क्लीन हो रही है तो प्रोविजन जाहिर सी बात है अब वो नंबर्स घट रहे हैं, और क्रेडिट कॉस्ट में कमी आ रही है। मुनाफा तो सॉलिड होगा ही होगा अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो बैंकों की तस्वीर ठीक ठाक है ओवरऑल, हम ये कह सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक आप देखिए 18% की इनकी लोन ग्रोथ के फिगर्स हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे बैंकिंग, चूंकि ये बैंकिंग को लेकर एक व्यू रहा है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है, चाहे आप सरकारी बैंकों की बात कर लें या फिर प्राइवेट बैंकिंग की बात कर लें, तो ऐसे में आप ये बताइए कि चूंकि अब बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पर भी ट्रेड कर रहा है, सेक्टर में से अगर हमें स्टॉक्स चुनना हो तो आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या होंगे इसमें? डेफिनेटली बैंकिंग एज अ सेक्टर में FY24 में आउटलुक काफी बेहतरीन है। हालांकि निम पिकआउट हो चुके हैं, बट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ में भी 12 से 15% का हमें जो अच्छे बड़े बैंक है उसमें क्रेडिट ग्रोथ देखने मिलेगा। तो मेरा टॉपिक रहेगा HDFC बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, ICICI। आई मीन देयर आर होल लॉट ऑफ बास्केट, काफी बड़ी बास्केट बन सकती है इसमें। तो इसको अगर डाइवर्सिफाई करके हम लोग काम करेंगे तो बेहतर होगा। HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक, और अगर कोई मिड कैप, मिड साइज बैंक में एक्सपोजर लेना चाहता है तो डेफिनेटली IDFC फर्स्ट और कर्नाटका बैंक में मेरा बेट रहेगा। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, कर्नाटका बैंक, अगर आप मिड कैप में कोई बैंक चुनना चाहते हैं। अदरवाइज लार्ज कैप में जो दिग्गज रहे बाजार के, आगे भी दिग्गज बन रहेंगे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, एक्सिस या फिर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, इन पर आप भरोसा करके चल सकते हैं। NPS में भी बैंकों की कमी आते हुए हमने देखी है। चलिए, तो हमने तमाम सेक्टर्स आज कवर किए इस शो में और आपको बताया कि नतीजों के बाद की तस्वीर क्या है। तो जो तर्कश है उसको हमने सजाया, हमने पूरी कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आएगा। फिलहाल विनीत जी और सनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने पसंद के शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप बने रेटिना स्वदेश के साथ। नमस्कार।